हाँ जी, नमस्कार। इस बैच में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हमारी पहली क्लास है और ये क्लास हिंदी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, रीट मेंस और पीएसआई के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके अंतर्गत हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स है जिस पर हम चर्चा करेंगे और यहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं और विगत परीक्षाओं में कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक का नाम आप देख पा रहे हैं, हिंदी भाषा क्या है, इसका उद्भव और विकास कहाँ से हुआ। यानी सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि ये हिंदी की परिचयात्मक भूमिका है। कितने साल पुरानी भाषा है, कौन कौन सी भाषाओं से इसका उद्भव और विकास हुआ है, कौन कौन से अपभ्रंश है उनसे इसका उद्भव और विकास हुआ, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और आप ये समझ लीजिएगा कि ये चर्चा लगभग 5 से लेकर 7 दिन तक चलेगी। 7 दिन तक यही टॉपिक चलेगा। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ये आप हिंदी पढ़ रहे हैं, पहले जानेंगे कि साहब शुद्ध हिंदी कैसे लिखते हैं, एकदम जीरो से, जिसको अपन बोलते हैं देसी भाषा में क कबूतर से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। हिंदी ये शुद्ध है या हिंदी ये शुद्ध है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास का मतलब बात साफ है। जिस हिंदी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस हिंदी का उद्भव और विकास कहाँ से हुआ, यानी इससे पहले कौन कौन सी भाषाएं थी और किस भाषा से इसका उद्भव और विकास माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, तो ये बात तो गलत है। संस्कृत सब भाषाओं की जननी नहीं है, संस्कृत सभी आर्य भाषाओं की जननी है। तो प्रश्न ये उठता है कि आर्य भाषाएं कौन सी होती है। वैसे तो फ्रेंच की जननी हिंदी थोड़ी हो सकती है, अंग्रेजी की जननी हिंदी थोड़ी हो सकती है, इसका मतलब नहीं हो सकती। तो जितने भी आर्य भाषाएं उनकी जननी कौन सी है, हिंदी है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बोलियां, कौन कौन सी बोलियां, और बोलियों से पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ उपभाषाएं, कौन कौन सी इसकी उपभाषाएं हैं, और हिंदी जिसको हम अध्ययन करने जा रहे हैं इसमें टोटल कितनी बोलियां हैं, ये भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर बोली जाती है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं सरल शब्दों में कि हिंदी देश की एकमात्र ऐसी भाषा है जो सर्वाधिक भूभाग पर बोली जाती है। यानी भारत के लगभग 42% भूभाग की भाषा हिंदी है। देश के 10 राज्यों की जो राजभाषा है वो हिंदी है, जिनमें 6 उ जा बी मैं उ दी रा है ई, ये 10 ऐसे राज्य जिनकी राजभाषा क्या है, हिंदी है। डिटेल से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे से राज्य जिनकी राजभाषा क्या है, हिंदी है। या हम लोग चर्चा करेंगे राजभाषा हिंदी, ये परीक्षा में आता है। और अभी हमने 14 सितंबर को हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, 14 सितंबर को जो दिवस मनाया गया वो हिंदी दिवस है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं हिंदी क्या है, तो हिंदी देश की राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है या संपर्क भाषा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो संवैधानिक दृष्टि से हिंदी क्या है, देश की राजभाषा है। तो राजभाषा हिंदी का संवैधानिक प्रावधान, हिंदी का संवैधानिक प्रावधान क्या है, भारतीय संविधान में क्या क्या लिख रखा है, किसके बारे में, हिंदी के बारे में क्या क्या लिख रखा है भारतीय संविधान में। तो वैसे तो आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो डिटेल से मैं चर्चा करूंगा। तो राजभाषा हिंदी का संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करेंगे तो साथियों, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। संविधान 22 भागों में विभक्त है। भारतीय संविधान के 22 भागों में से 3 ऐसे भाग हैं जिनमें हिंदी से संबंधित कार्यों का उल्लेख है, यानी हम यूं कहें हिंदी का उल्लेख है। प्रश्न उठता है कि 3 कौन कौन से, तो भारतीय संविधान का भाग 5, भारतीय संविधान का भाग 6 और भारतीय संविधान का भाग 17। 3 ऐसे भाग है जिनमें हिंदी के बारे में लिख रखा है। भाग 5 के अनुच्छेद 120 में है,
भाग 6 के अनुच्छेद 210 में और भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी से संबंधित कार्यों का क्या है, उल्लेख है। ठीक है, तो ये संवैधानिक प्रावधान है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि ये क्या है, इसके कौन कौन से दोष है, गुण कौन से हैं, दोष कौन कौन से हैं, इसका नामकरण क्या है, इसका इतिहास क्या है। और इसमें एक और बात जोड़ देना चाह रहा हूं, सुधार एवं संशोधन। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है, देवनागरी लिपि में सुधार और संशोधन कैसे हुआ, ये भी हम चर्चा करेंगे। ये जो 5-6 टॉपिक है, इनको पढ़ाने में जैसा कि आपको बताया जा चुका है, कम से कम 5 और मैक्सिमम 7 दिन का समय लगेगा। ये मैं दिन की बात कर रहा हूं। अगर 2-2 घंटे हम लोग क्लास लेते हैं, 3 घंटे लेते हैं, तो संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये भी प्रश्न उठता है कि यहां कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो अभी जो आरपीएससी, अगर हम बात करें ग्रेड सेकंड, आरपीएससी ग्रेड सेकंड में यहां से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 5 प्रश्न का मतलब लगभग आप ये समझ लीजिएगा कि 10 नंबर के प्रश्न यहां से पूछे गए। और जब मैं क्लास में एंट्री हुआ तो मैं पेपर लेके आया हूं। जो अभी पेपर लगा है, इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास जो पेपर है, इसमें एक तो हिंदी भाषा का उद्भव से संबंधित अपभ्रंश कौन सा है, 1, 2, 3, 4 और ये 5 क्वेश्चन इस बार इन टॉपिक से पूछे गए हैं। अगर हम बात करें ग्रेड सेकंड के अलावा ग्रेड फर्स्ट की, जो अभी हुआ है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, अगर हम इसकी बात करेंगे तो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में प्रश्नों की संख्या लगभग 10 प्रश्न यहां से पूछे गए थे फर्स्ट ग्रेड के भीतर। अगर हम बात करें साहब पीएसआई की, तो पीएसआई में यहां से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 200 नंबर की और 100 प्रश्नों की, तो कम से कम 5 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अर्थात ये हिंदी की परिचयात्मक भूमिका है कि हिंदी क्या है, राजभाषा के रूप में हिंदी क्या है, कितनी उपभाषाएं, कितनी बोलियां हैं, राष्ट्रलिपि देवनागरी कौन सी है, ये तमाम पहलुओं पर इस पर चर्चा करेंगे। कुल मिला के बात ये कि इसमें हम पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि कल पर कुछ भी नहीं छोड़ना है। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, कल पढ़ लेंगे, आज मैंने पढ़ा दिया, चलो मैं कल से स्टार्ट करता हूं, कल नहीं आएगा। इसलिए जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, रोजाना का रोजाना ऐसे लेकर जेड तक आप उसको तैयार करें। कैसे, मान लीजिए आज ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो आप घर जाकर इसको बेहतर ढंग से तैयार करें। आज का काम आज ही करें, ताकि जब मान लीजिए 4 महीने बाद में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीएसआई में, तो आपको पता थोड़ा सा ग्रामर का ही मैटर है। लेकिन ये भी बात सही है, 200 में से आप पीएसआई में 180 से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी ग्रामर मजबूत है, आराम से वो पीएसआई बन सकता है। और आपको पता है लगभग पीएसआई में पोस्टों की संख्या 1500-1600 हो जाएगी। ये जो अभी पोस्टपोन्ड हुई, ये भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो आपके लिए हिंदी वालों के लिए एक पंथ दो काज है। आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप पीएसआई का भी फॉर्म जरूर सबमिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, वहां भी आपको सफलता मिलेगी। ओके, चलेगा। अब प्रश्न उठता है कि साहब इसके लिए कौन सी किताब पढ़े, इन पार्ट के लिए कौन सी किताब पढ़े। किताब कोई से भी पढ़ लीजिएगा, सारी किताबें इंपोर्टेंट है। लेकिन अपने जो किताब लिखी है सर्वोत्तम वाली, वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 किताबों को सामने रखकर लिखी है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि सर्वोत्तम पब्लिकेशन की किताब एक बार देख ले। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, और अभी नहीं, लास्ट तक नहीं कहूंगा कि कौन सी किताब पढ़नी है। मैं किताब अपनी बता सकता हूं, क्योंकि इसमें 5, 6, 7, 8 किताबों का मैंने समावेश किया और बहुत बेहतर ढंग से इन टॉपिक्स को लिखा है। साथ ही साथ ग्रामर के लिए कौन सी किताब है, जब ग्रामर विधिवत चालू करूंगा वर्ण विचार से, तो मैं आपको बता दूंगा कि 2 किताबें आपको लेनी है और साथ का साथ उनको तैयार करना है। चलिएगा, बिना किसी अब इधर उधर की बातें की शुरुआत करते हैं यहां से। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कहां से क्या है। तो साथियों, सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि शुद्ध हिंदी कौन सी है। देखिएगा,
एक तो आप हिंदी को ऐसे लिखते हैं, यहां से चालू कर रहा हूं मैं, जीरू से कै कबूतर से, ओके, देखा होगा आपने ऐसे। और एक आपने देखा होगा हिंदी को ऐसे, राइट। हिंदी, ये भी हिंदी है, लेकिन एक तो इस रूप में देखते हैं, एक हम हिंदी को इस रूप में देखते हैं। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दे रहा हूं मैं, शंकर, और आपने देखा होगा कई दफा इसको ऐसे भी लिखा जाता है, शंकर। ऐसे हम बात करेंगे साथियों संतोष, और एक हम बात करेंगे संतोष। ऐसे हम बात कर लेते पंचांग, और एक हम बात कर लेते पंचांग, राइट। ऐसे एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, संबंध, और एक है आपका संबंध। तो पहला प्रश्न तो आपके मस्तिष्क में ये उठता है। और हाँ, एक बात और जोड़ना चाहूंगा, इस बार इस वैकेंसी से पिछली वैकेंसियों के अलावा मैं क्या करने वाला हूं। पिछली बार हम क्या करते थे, बस पढ़ा दिया, ओके, लेकिन इस बार क्योंकि आज से नया बैच चालू किया, सुबह भी और शाम का दोनों एक साथ ही लॉन्च किया है, इस बार मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा करने का मन बनाया है। उनमें से एक चीज बता देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक, जैसे जैसे मान लो ये इक्वल टॉपिक है, एक जैसे टॉपिक है, मैं चाहूंगा कि वन लाइनर प्रश्न जो बहुत सारी किताबों में अलग अलग दे रखे, जो हम क्या जल्दबाजी में नहीं पढ़ा पाते हैं, तो मान लीजिएगा इंपोर्टेंट कम से कम 20-25 क्वेश्चन एक लाइन में, जो कौन से प्रश्न जो अपन यहां नहीं लिखा पाते, पढ़ा नहीं पाते, यहां छूट जाते हमसे, अलग अलग किताबों में कुछ एक्स्ट्रा दिए हुए होते हैं, और जो परीक्षा में आ चुके हैं या आएंगे, तो मैं जैसे ये टॉपिक पूरा होगा लास्ट में अपने विशेष लगाकर 20-25 क्वेश्चन एक टॉपिक में से जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा, इस प्रकार मेरी इच्छा है कि मैं उसको आपको इस बेहतर ढंग से पढ़ा पाऊं, समझा पाऊं, लिखा पाऊं, ताकि आपको लगे कि बस आनंद आ गया, अब कोई भी प्रश्न से बाहर नहीं आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों में अलग अलग क्वेश्चन उस टॉपिक के दिए हुए होते हैं, तो उनको अपन लास्ट में एक साथ वन लाइनर प्रश्न के रूप में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उतारेगा, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे हिंदी कौन सा रूप शुद्ध है, दोनों ही रूपों को उतार लीजिएगा, फिर बताने जा रहा हूं इनमें से कौन से रूप शुद्ध है और क्यों माने गए हैं। इन दोनों में से कौन से रूप शुद्ध है और क्यों माने गए, इस पर भी चर्चा करेंगे। यस, तो पहला प्रश्न की शुरुआत यहीं से होती है कि साहब हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि हिंदी को लिखते कैसे हैं। तो हिंदी आपकी ऐसे भी लिखी जाती है, हिंदी आप ऐसे भी लिखते हैं, शंकर और शंकर दोनों ही रूप शुद्ध है या अशुद्ध, अभी चर्चा करेंगे। संतोष दोनों रूप में लिखा जाता है, पंचांग भी दोनों रूपों में लिखा जाता है, और संबंध भी दोनों रूपों में लिखा जाता है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये उठता होगा कि साहब इन दोनों रूपों में से कौन से रूप शुद्ध है, और शुद्ध है तो क्यों शुद्ध है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, इसका आंसर मैं बता देना चाहता हूं। हिंदी को कैसे लिखा जाना चाहिए, और लिखा जाना चाहिए तो क्यों लिखा जाना चाहिए, तो वैसे तो इसका आंसर ये है, लिखिएगा, यहां से शुरुआत हम कर रहे हैं। कौन से रूप शुद्ध माने जाएंगे? व्यवहारिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से तो दोनों ही रूप शुद्ध है। व्यवहारिक दृष्टि से तो दोनों ही रूप शुद्ध है, दोनों ही रूप शुद्ध है। व्यवहारिक दृष्टि से तो दोनों ही रूप शुद्ध है। कैसे भी आप हिंदी लिख लीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है।
व्यवहारिक दृष्टि से तो दोनों ही रूप शुद्ध है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से इन दोनों रूपों में से, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से इन दोनों रूपों में से, इन दोनों रूपों में से, अब आप बताइएगा कौन से रूप शुद्ध है। वैसे तो दोनों ही रूप शुद्ध है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से इन दोनों रूपों में से प्रारंभिक, इन दोनों रूपों में से प्रारंभिक रूप अधिक मात्रा में शुद्ध है, अधिक मात्रा में शुद्ध व परिमार्जित माने जाते हैं, शुद्ध व परिमार्जित माने जाते हैं। दोनों ही रूप शुद्ध है, लेकिन प्रारंभिक सभी रूप द्वितीय रूपों की अपेक्षा अधिक शुद्ध व परिमार्जित माने जाते हैं। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये उठता होगा कि साहब हम तो छठी क्लास से हिंदी ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे, और आप तो ये कह रहे हो कि इन रूपों में से प्रारंभिक सभी रूप अधिक मात्रा में शुद्ध व परिमार्जित है। और बात भी सही है, हिंदी आप ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि इनमें से पहले वाले सारे रूप अधिक मात्रा में शुद्ध है, तो फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। हम तो छठी क्लास से हिंदी को ऐसे ही लिखते हैं, आज भी ऐसे ही लिखते हैं, और आप शुरुआत में ये कह रहे हो कि साहब ये रूप प्रथम रूप द्वितीय रूप की अपेक्षा अधिक शुद्ध और परिमार्जित माने जाते, तो ऐसा क्या कारण है। तो अब आप लिखिएगा प्रारंभिक रूप अधिक मात्रा में शुद्ध क्यों, प्रारंभिक रूप अधिक मात्रा में शुद्ध क्यों, अधिक मात्रा में शुद्ध क्यों। दोनों ही रूप शुद्ध है, तो पहले रूप अधिक मात्रा में शुद्ध क्यों है। दोनों रूपों में हिंदी लिखी जाती है, तो प्रारंभिक रूप द्वितीय रूपों की अपेक्षा अधिक मात्रा में शुद्ध क्यों है। तो ये मैं बात जो बताने जा रहा हूं ये तर्क पर आधारित है, ऐसे नहीं तुक्के से लगा दिया कि दो रूप है तो पहला मान लो दूसरा गलत है, ऐसा नहीं है। वैसे तो दोनों ही रूप शुद्ध है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से इन दोनों रूपों में से प्रारंभिक रूप अधिक मात्रा में शुद्ध और परिमार्जित माने जाते हैं। बात साफ है कि साहब प्रथम रूप अधिक मात्रा में शुद्ध और परिमार्जित क्यों माने जाते हैं, तो देखिएगा इसलिए माने जाते, ये बात आज की नहीं है, ये बात आज से 90 साल पहले की है। 1935, आज चल रही है 2025। मोबाइल को बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, टेबल पे भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल उल्टा करके अपने जेब में छिपा ले, इसको दिखना ही नहीं चाहिए मुझे, जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक। स्पेशल बता देता हूं 1935 में, आज से लगभग कितने साल पहले की बात है, 90 साल पहले। और देखो ये प्रश्न कहां से पूछा गया है और कहां से पूछा जाता है, ये प्रश्न इसका है। पढ़ हम ये रहे हैं, और प्रश्न कहां से लिया गया, देवनागरी लिपि से। तो ये आज की बात नहीं है, ये बात है 1935 की। 1935 यानी आज से 90 साल पहले हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, और उनका नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया कि, क्या सुझाव दिया था कि हिंदी में पंचम वर्ण के स्थान पर, पंचम वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए, अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। दीजिएगा, ये बात कब की है, 1935 की। बात कुछ समझ में आई। हिंदी में जितने भी पंचम वर्ण है ना, उनको हटा दो और उनके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाए,
अनुस्वार। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि पंचम वर्ण में आता क्या क्या है। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, क वर्ग का पांचवा, च वर्ग का पांचवा, ये सारे के सारे पंचम वर्ण है, राइट। इन पंचम वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाना चाहिए? अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। अब आप देखिएगा, आपके मस्तिष्क से प्रश्न उठता है कि साहब ऐसा क्यों? अभी चर्चा करेंगे। ये न पंचम वर्ण है, इसके स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है? अनुस्वार। ये ग भी क्या है बोलो? पंचम वर्ण, इसके स्थान पर ये देखो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार, ये भी पंचम वर्ण है, अनुस्वार। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार। ये देखो जितने भी पंचम वर्ण है, इन पंचम वर्ण को हटा दो और इनके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बात सही है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब पंचम वर्ण ने क्या बिगाड़ दिया? भाई आप कह रहे हो कि पंचम वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए, तो पंचम वर्ण ये पांच है, इन्होंने क्या बिगाड़ दिया जो इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना प्रारंभ हो गया और अनुस्वार का प्रयोग किए जाने लग गया? क्या बिगाड़ दिया है? बिगाड़ा नहीं है, हम लोगों को पंचम वर्ण का उच्चारण प्रॉपर ढंग से आता ही नहीं है। बताइए आप में से कौन से ऐसे विद्यार्थी है जिनको पंचम वर्ण का उच्चारण आता है? इसको क्या बोलेंगे? एक बार जोर से बोलिए, एक बार जोर से बोलिए, आवाज नहीं है, जोर से बोलिए। आपकी तो आवाज इधर से तो कुछ आ रही है, उधर से कुछ और आ रही है। अलग अलग जिलों में अलग अलग उच्चारण किया जाता है क्या? एक बार बोलो ना। क्या हो रहा है? ये देखो आप स्थिति क्या है, पंचम वर्ण का उच्चारण नहीं आता, जिसको बोलते हैं कक्का। दुर्भाग्य की बात है, कैसे पढ़ाएंगे स्कूल में जाके? क्या पढ़ाओगे? क ख ग घ ण, फिर इसको क्या बोलोगे? इसको डे डे, फिर इसको बोलेंगे तो ये क्या है? फिर ये सब राम भरोसे। आप प्रश्न उठता है कि साहब ये क्या जरूरत पड़ गई इनकी? मैं आपको बता देना चाहूंगा, जब मैंने केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू दिया, मेरे से पूछा गया आर यू फ्रॉम राजस्थान? मैंने कहा ऑफ कोर्स। तो क्या आप पंचम वर्ण का उच्चारण कर सकते हैं जैसे आपके सामने? मैंने कहा सर कर तो सकता हूं, वही जो आपने बोला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। न मैं दिक्कत का है, वो जो दिक्कत आपकी न, वही मेरी दिक्कत थी। शुद्ध उच्चारण हम लोगों को आता ही नहीं। कोई बात नहीं, आज सीख लीजिएगा। और जितने भी पंचम वर्ण है ना, इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? अनुस्वार। अब आप देखो, ये गे है, राइट। इस गे के स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए? इन सब के स्थान पर किसका? अनुस्वार। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क ख ग घ ङ ङ ङ ङ ङ य न न म ङ ङ, नाक से बोलते हैं पांचों। ङ या ण न म ङ या ण न म ङ ङ ङ, क्या बोलना चाहिए? ङ। अब प्रश्न उठता है कि 2 दिन के बाद भूल जाएंगे, तो नहीं भूलेंगे। देखो संस्कृत में एक शब्द होता है, ये देखिएगा, ये लो, अब हमेशा हमेशा के लिए आपको याद करवा देता हूं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे धीरे से बोले, जैसे वार्ड में नहीं, मैं देखता हूं, जैसे पढ़ाता हूं ना स्कूल में, तो मैं देखता हूं ऐसे 12वीं हो चाहे 11वीं हो, सब जैसे भाई सर का ध्यान नहीं रहे तो ठीक है, पहले यहां से चलता रहता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया कि हिंदी में पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयोग होना चाहिए। भाई पता नहीं निकल जाए, अरे ये वो नहीं है, निकालने का मतलब नहीं है, गलत है ये। शुद्ध उच्चारण करना सीखना होगा। सरकारी स्कूल में जाएंगे, बच्चे पूछेंगे दीदी ये क्या है? पहले मेरा तो सिर दर्द हो रहा है। ऐसी समस्या से हमेशा हमेशा बचने के लिए अभी सीख लीजिएगा। देखो बोलो इसको, मैं बोलता हूं वांग में ये
वांग में ये, वांग 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 में ये, इन दोनों से मिलकर नहीं बना, ये मिलकर नहीं बना, उच्चारण बता रहा हूं। वांग वांग में ये, वांग ng ng वांग ng एक ये तो वांग में ये, वांग ये न वांग वांग तो क्या बोलेंगे आज से? क ख ग ng वा क ख ग ग ng वांग ng। कहां से बोलता? नाक से, नाम। ये ng इसको बोलेंगे ये नाक से। आगे बताऊंगा जब वर्ण विचार पढ़ाऊंगा। ये न म, जितने भी पंचम वर्ण है इनके स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए? अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अरे भाई हम लोगों को पंचम वर्ण का उच्चारण करना ही नहीं आता, तो अगर विदेशी लोग भारत में हिंदी सीखने के लिए आएंगे ना, तो आप क्या पढ़ाओगे इसको? वार्ड में, एक पढ़ाएगा वाण में, एक पढ़ाएगा वांग में। तो इस समस्या से बचने के लिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आज से 90 साल पहले सुझाव दिया कि हिंदी में जितने भी पंचम वर्ण है ना, 5 ही तो है, जितने क्या 5, इनके स्थान पर किसका प्रयोग करो? अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो स्थिति क्या होगी? ये अनुस्वार को हटा दो, इसके स्थान पर किसका प्रयोग करो? अनुस्वार का। तो बात साफ है, कौन से रूप शुद्ध होंगे? प्रारंभिक सभी रूप शुद्ध होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 1935 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ऐसा सुझाव दिया था। लिख लीजिएगा, 1935 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया। 1935 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया कि हिंदी में पंचम वर्ण के स्थान पर, हिंदी में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। हिंदी में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, हिंदी में पंचम वर्ण के स्थान पर, पंचम वर्ण 5 वर्ण है, ग ये न म, इनके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए प्रारंभिक सभी रूप क्या माने जाते? अधिक मात्रा में शुद्ध और परिमार्जित माने ही जाते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक सभी रूप शुद्ध क्यों होंगे? आज से 90 साल पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ऐसा सुझाव दिया था। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब ये तो समझ गए कि हिंदी को कैसे लिखा जाना चाहिए और क्यों लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी पंचम वर्ण है उनको हटा दो, अब हटा दिया, और उनके स्थान पर किसका प्रयोग कर लिए? बताइए, अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। इसलिए प्रारंभिक सभी रूप अधिक मात्रा में शुद्ध और परिमार्जित है। अब कई जगह आप पढ़ते भी हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी हल करते हैं, तो प्रश्न यह आता है कि हिंदी शब्द का विकास किस किस रूप में हुआ? तो आप लिखिएगा, हिंदी शब्द के विकास के चरण, हिंदी शब्द के विकास के चरण कौन कौन से हैं? हिंदी शब्द के विकास के चरण कौन कौन से हैं? कैसे हिंदी शब्द का विकास हुआ है? हिंदी शब्द के विकास के कौन कौन से चरण है? तो बेहतर होगा आपको बहुत गहराई की ओर लेकर चले। एक शब्द हुआ करता था सिंधु, आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे। हिंदी शब्द कहां से आया है? तो एक शब्द कौन सा था? सिंधु। सिंधु कहां का शब्द है? फारसी भाषा का है। कहां का है? एक भाषा, फारसी भाषा का, ईरानी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम क्या था?
सिंधु, सिंधु एक नदी का नाम भी था, राइट। तो एक सिंधु शब्द था, धीरे धीरे सिंधु शब्द किस में बदल गया, हिंदू में। किस में बदल गया, तो सिंधु से एक शब्द बना जिसका नाम है हिंदू। लिख लीजिएगा, सिंधु के बाद में जो शब्द बना इससे उसका नाम है हिंदू, और हिंदू से जो शब्द बना वो आपका बन गया हिंद। ऊ का लोप हो गया धीरे धीरे और ये शब्द बन गया हिंद। और हिंद देश के जो निवासी थे उनके द्वारा जो भाषा बोली गई उसका नाम क्या रखा गया, हिंदी। क्या रखा गया, हिंदी। तो उसके बाद में यह आपका शब्द क्या बन गया, हिंदी। पहले शब्द कौन सा आया बताइए, सिंधु। सिंधु से क्या बन गया, हिंदू। हिंदू से ऊ का लोप होकर क्या बन गया, हिंद। और हिंद से क्या बन गया बताइए, हिंदी शब्द का निर्माण हो गया। तो ये विकास का सही क्रम है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले शब्द कौन सा था, सिंधु, फिर कौन सा बना, हिंदू, फिर कौन सा बना, हिंद, और हिंद से कौन सी भाषा बन गई है, हिंदी। तो हिंद देश की जो भाषा उसका नाम क्या पड़ गया, हिंदी। ओके, हिंदी शब्द कहां से आया, मैं भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, भाषा के बारे में तो और डिटेल से चर्चा करें, अभी हिंदी की बात करें। एक शब्द था सिंधु, फिर हिंदू, फिर हिंद, और लास्ट में क्या बन गया, हिंदी। आगे लिखिएगा, हिंदी शब्द का, हिंदी शब्द का, हिंदी शब्द का अर्थ किसके अनुसार बहुत बड़े विद्वान हुए, अभी सारे ये चलेंगे। हिंदी शब्द का अर्थ डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार, हिंदी शब्द का अर्थ डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्या माना गया है। हिंदी शब्द का अर्थ डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भाई हिंदी का मतलब क्या माने, तो देखो आप, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर हरदेव भारी, डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, ये सारे के सारे भाषाविद हुए हैं। कौन हुए, जिन्होंने भाषा के बारे में, बोलियों के बारे में चर्चा की है। तो भोलानाथ तिवारी ने हिंदी शब्द का अर्थ क्या माना है, तो इसके 3 अर्थ माने। आप क्या समझते हैं हिंदी से, हिंदी से आप क्या समझते हैं, तो देखो इन्होंने 3 रूपों में इसके अर्थ माने। नंबर 1 तो लिखिएगा व्यापक अर्थ में, व्यापक अर्थ में, व्यापक अर्थ में, बहुत बड़े अर्थ में हिंदी का मतलब क्या होगा, किसे हम हिंदी कह सकते हैं। तो इनके अनुसार 18 बोलियों का, 18 बोलियां कौन कौन सी, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। हिंदी एक भाषा है, 5 उपभाषाएं, 18 उसकी बोलियां हैं। जैसे राजस्थानी है ना, राजस्थानी की कितनी है, 4, मारवाड़ी है, मालवी है, मेवाती है और ढूंढाड़ी है। अभी ढूंढाड़ी का प्रश्न आया था ग्रेड 2 में, मारवाड़ी का, किसका, मारवाड़ी का। ऐसे टोटल कितनी बोलियां है, 18। अरे भाई हिंदी है ना, ये पूरा इंडिया है ना, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये जितना भी हमारा देश इंडिया की बात करते हैं अपन, यहां से लेकर यहां तक, राइट। ये पूरे के पूरे का 42% भूभाग, ये समझ लो आप, 42% भूभाग पर क्या बोली जाती है, हिंदी, और उसके 18 बोलियां। अब देखो, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये पूरे के पूरे आ गए, समझ में आ गए। अब इसका जो क्षेत्र है ना, वो सब बोलियां यहीं बोली जाती है। अब मान लीजिए नेपाली है, तो नेपाली कहां बोली जाती है, यहाँ हिमाचल प्रदेश में ऊपर। राजस्थानी की मारवाड़ी यहां बोली गई है, मगही, मैथिली, भोजपुरी बिहार में बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है, ये भी तो हिंदी भाषी प्रदेश है। दिल्ली में मेरिटी बोली जाती है, मेरिट में क्या बोली जाती है, खड़ी बोली, जिसको मेरिटी भी कहा जाता है। तो कुल मिला के व्यापक अर्थ में अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का अर्थ क्या है, तो हिंदी का मतलब है 18 बोलियों का सामूहिक नाम। जो 18 बोलियां, उनको हम क्या कह सकते हैं,
हिंदी कह सकते हैं। 18 बोलियां कौन कौन सी आगे चर्चा करेंगे, पहली बात तो। नंबर 2, दूसरा अर्थ क्या हो सकता है, लिखिएगा। व्यापकतम अर्थ में, व्यापक से भी ज्यादा और व्यापक, ये मैंने लिख दिया व्यापकतम अर्थ में। व्यापक अर्थ में तो 18 बोलियां होगी, और व्यापकतम अर्थ में कितनी बोलियां होगी? तो व्यापकतम अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है, लोग कहे कि साहब और हिंदी का मतलब क्या है, तो 18 बोलियां तो ये है ही, राइट। 18 बोलियां प्लस उर्दू, 18 बोलियां प्लस उर्दू को भी व्यापकतम अर्थ में हिंदी में माना गया। 18 बोलियां और उर्दू, इसका मतलब 18 बोलियां व्यापक अर्थ में हिंदी है। कई बार क्या करते हैं, 18 बोलियों के साथ साथ उर्दू को भी क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो व्यापकतम अर्थ में हिंदी का मतलब क्या हो जाएगा, 18 बोलियां और उर्दू को भी किस में शामिल किया गया, हिंदी में। नंबर 3, तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट इन्होंने किसको माना है, देखो भाषा वैज्ञानिक अर्थ में। भाषा वैज्ञानिक, ये परीक्षा में आता है, मैं भोलानाथ तिवारी की बात कर रहा हूं। भाषा वैज्ञानिक अर्थ में, भाषा वैज्ञानिक अर्थ में क्या मतलब है हिंदी का, तो भाषा विज्ञान ये कहती है, इसके हिसाब से हिंदी का मतलब क्या है। तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखो, टोटल बोलियों की संख्या कितनी है, 18 बोलियां नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी का मतलब क्या है, तो इसमें आ जाएगी 5 + 3 बराबर लिख लीजिएगा 8 बोलियां। 5 + 3 बराबर 8 बोलियां इसके अंतर्गत आएगी। अब मैं ये भी बता देना चाहूंगा 5 किसकी और 3 किसकी। तो पश्चिमी हिंदी का नाम सुना होगा आपने। ये पश्चिमी हिंदी क्या है, देखो अगर मैं बहुत गहराई से अच्छे से पढ़ाऊंगा ना, तो वो बातें पढ़ाई जाएगी जो आपको नहीं आती है। अगर ऊपर से पढ़ाया जाएगा तो वो बातें मैं भी बता दूंगा जो आपको भी आती है। तो आपको अगर गहराई में डूबना जाना और परीक्षा में प्रश्न को हल करना है तो यहां तक तो जाना ही पड़ेगा, वरना तो हिंदी का मतलब मैं बोल देता हिंदी का मतलब एक भाषा, राजभाषा, कोई मतलब सिद्ध नहीं होने वाला है। ठीक है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से 5 का मतलब पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, लिखना नहीं है। और 3 का मतलब हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की कितनी, 3 बोलियां। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती है, ए बी सी। ए का मतलब अवधी, बी का मतलब बघेली और सी का मतलब छत्तीसगढ़ी। मैं कुछ बात आपको बताने जा रहा हूं। देखो इन्होंने कहा, भोलानाथ तिवारी ने, कि अगर भाषा विज्ञान को शामिल किया जाए तो उसके हिसाब से तो कितनी बोलियां होनी चाहिए, टोटल 8। कितनी बोलियां, 8 बोलियों का क्षेत्रीय हिंदी होगा, केवल 8 बोलियां, जिनमें से 3 बोलियां तो किसकी होगी। अब ये क्या, पूर्वी हिंदी क्या है, तो मैंने आपको बताया हिंदी तो एक भाषा है, उसकी 5 उपभाषाएं जिनमें 2 ये हो गई, और इनकी टोटल कितनी बोलियां, 18। तो आप देखो पूर्वी हिंदी में ये आ गई, और पश्चिमी हिंदी में देखो ब्रज का नाम सुना होगा आपने, ब्रज भाषा, ब्रज के बाद में बांगरू, ब्रज बांगरू, बुंदेली के बाद में कन्नौजी के बाद में कौन सी बोली बोलिए, खड़ी बोली। बस ये जो क्षेत्र है ना 5, तो ये जो किसके अंतर्गत आती है, और 3 ये जो किस में आती है बोलिए, बस ये हिंदी का क्षेत्र है। मतलब जहां अवधि बोली जाती है वही हिंदी है, जहां ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जहां ये बोली जाती है ना, ये हिंदी है। तो इसका मतलब हम जो राजस्थान के लोग हैं वो तो हिंदी में आते ही नहीं। अरे भाई राजस्थानी को तो माना है नहीं, तो बात सही भी है, नहीं मानते हैं। इसको किस में मानते हैं आगे चर्चा करेंगे। तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से तो कितनी बोलियां, 8। नहीं माना क्या, अरे व्यापक अर्थ में तो हम राजस्थान के लोग भी किस में आते हैं, हिंदी में।
व्यापकतम अर्थ में भी राजस्थान के लोग भी हिंदी में आ रहे 18 बोलियां, लेकिन अगर भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि हमारी भाषा ब्रज भाषा से मिलती जुलती भाषा नहीं है। कौन सी? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी तो काई कोई की बोली है, काई कर्या छो, कड़े जा रहा छो, ये काई कुई की बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी। चर्चा आगे करेंगे। तो ये भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कितनी बोलियां? 8। 8 में कितनी? 3, 5 तो किसकी? पश्चिम हिंदी की, और 3 किसकी? पूर्व हिंदी। लिख लीजिएगा। ये 8 बोलियों को क्या कहा जाता है? हिंदी भाषा का क्षेत्र कहा जाता है, हिंदी कहा जाता है। ये भोलानाथ तिवारी के अनुसार बता रहा हूं, इन्होंने भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी में केवल 8 बोलियों को शामिल किया है। अब कई जगह क्या होता है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, तो अपन अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से केवल 8 बोलियां, कितनी बोलियों में से? हिंदी की 17-18 बोलियों में से 8 बोलियां हिंदी भाषी में, और शेष जो बोलियां वो हिंदी भाषी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आती। लिख लिया? चलिएगा। तो पहला पॉइंट तो कौन सा आपका? व्यापक अर्थ में 18 बोलियां। व्यापक का तुम ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? 18 बोलियां प्लस उर्दू। इसको क्या कहेंगे हम? क्या बोलेंगे? हिंदी। हिंदी का मतलब क्या होता है? तो 18 बोलियों का सामूहिक नाम हिंदी। 18 बोलियां और उर्दू को भी हिंदी कहते हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से 8 बोलियां, सिर्फ 8 बोलियां, जिसमें पश्चिम हिंदी की कितनी? 5, और पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां? 3। ये 8 बोलियां ना, यही हिंदी कहलाता है। चौथा पॉइंट इन्होंने क्या कहा है? उतार लिया यहां तक? लिखिएगा। नंबर 4, सीमित। सीमित या संकुचित अर्थ में, सीमित या संकुचित अर्थ में, सीमित या संकुचित अर्थ में, सीमित या संकुचित अर्थ में। अब बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि साहब हिंदी का मतलब क्या होता है, तो आप डायरेक्ट एक शब्द भी नाम ले सकते हैं। क्या? खड़ी बोली। कौन सी बोली? खड़ी बोली। बस लिख लीजिएगा। सीमित या संकुचित अर्थ में खड़ी बोली। केवल एक बोली से भी काम चला सकते हैं, खड़ी बोली। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। देखो, खड़ी बोली का नाम आपने सुना है? सुना है क्या? ये है, ये थी ना खड़ी बोली। हिंदी एक भाषा है, 5 उपभाषाएं हैं, और भोलानाथ तिवारी के अनुसार 18 बोलियां हैं। 18 बोलियों में से केवल एक बोली, केवल एक बोली को क्या कहा गया? हिंदी। अगर आप संकुचित अर्थ में जाए, भाई हिंदी का मतलब खड़ी बोली। अब प्रश्न उठता, खड़ी बोली का मतलब? जो मैं बोल रहा हूं ना अभी, ये खड़ी बोली है। आप जो लिख रहे हो ना, ये खड़ी बोली है। यानी जो भी शुद्ध हिंदी है ना, वही खड़ी बोली है। और खड़ी बोली किसकी बोली है? पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। तो आप एक बात बताओ, एक तरफ तो अपन कितना पहुंच गए? 18 बोलियां, फिर थोड़ा बड़ा किया, उर्दू को भी शामिल कर लिया, फिर भाषा विज्ञान की दृष्टि से केवल 8 बोलियां, फिर संकुचित अर्थ में कितनी बोली? एक बोली हिंदी है। और सच में और सही मायने में पूछा जाए तो आजकल के विद्यार्थी, जिनमें मैं भी हूं, हिंदी का मतलब हम यही मानते हैं। क्या? खड़ी बोली, शुद्ध हिंदी। खड़ी बोली जिसको मेरठी भी कहा जाता है। दिल्ली के आसपास इसका उद्गम और विकास है। जो रेडियो की भाषा, समाचारों की भाषा, प्रिंट मीडिया की भाषा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा, बातचीत की भाषा, साक्षात्कार की भाषा, देश के 10 राज्यों की जो राजभाषा है, वो खड़ी बोली है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी। क्या बोलते हैं?
हिंदी। अब प्रश्न उठता खड़ी बोली का मतलब क्या है? ये हम जब भाषा और बोलियां पढ़ेंगे 18 तो एक एक को लेके आएंगे कि साहब ब्रज भाषा क्या, बांगरू कहां बोली जाती है, ये बाद की बातें हैं। ठीक है, तो ये संकुचित अर्थ में आ गया। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए तो हम बात करेंगे अति संकुचित अर्थ में। आप सोचेंगे यार ये क्या मामला है? अति संकुचित अर्थ में हिंदी का मतलब क्या होगा? अति संकुचित अर्थ में हिंदी का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा संकुचित अर्थ में हिंदी का मतलब क्या है? बताओ, आप बताओ। मतलब एक छोटे से रूम में हिंदी का मतलब क्या है? संस्कृत निष्ठ हिंदी। मतलब संस्कृत को लोग क्या मान लेते हैं? हिंदी मान लेते, और है भी भाई। हिंदी का उद्गम और विकास कहां से हुआ? हिंदी संस्कृत से हुआ। तो संकुचित अर्थ नहीं, अति संकुचित अर्थ में क्या होगा? संस्कृत, संस्कृत निष्ठ। ये देख लीजिएगा, संस्कृत निष्ठ, ये लिख दिया मैंने, संस्कृत निष्ठ। कौन सी? संस्कृत, संस्कृत निष्ठ हिंदी, संस्कृत निष्ठ आपकी हिंदी। ये लो जी, अति संकुचित अर्थ में संस्कृत निष्ठ जो हिंदी है उसको हिंदी माना गया। और एक और बात बता देता हूं, अन्य मतानुसार, सारी बातें बता दिया। अन्य मतानुसार केवल केवल पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, केवल पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, अन्य मतानुसार केवल पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, 5 बोलियों का जो क्षेत्र है, 5 बोली में अभी बताया था आपको, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, केवल 5 बोलियों का क्षेत्र अन्य मत के अनुसार हिंदी भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और हिंदी का अर्थ हम यहां से भी ले सकते हैं। केवल पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां? 5 बोलियां। ठीक है, अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब हिंदी कहां से माने? तो जो मैंने बातें बताई बेहद ज्ञानवर्धक बातें, देखो अब आप हम चर्चा कर रहे हैं कि साहब हिंदी है ना, ये जो हमारे सामने ये हिंदी, हिंदी का मतलब क्या निकाले हम? तो अलग अलग लोगों ने कहा कि हिंदी का मतलब आप एक तो काम कर लो, अगर आपको ज्यादा है और इतना समझ में नहीं आता तो हिंदी किसको कह सकते हैं? संस्कृत निष्ठ किसको? हिंदी को। हिंदी किसको मान सकते हैं? जिसमें संस्कृत भी हो उसको आप हिंदी कर लो। फिर लोगों ने कहा यार ये तो बहुत छोटा सा मामला है, ऐसे थोड़े ही पार पड़ेगी कि संस्कृत निष्ठ हिंदी को हम हिंदी मान लेंगे। तो उन्होंने कहा घबरा मत हो, फिर आप ऐसे करो, केवल खड़ी बोली को, कौन सी बोली को? खड़ी बोली का अर्थ क्या मान लो? हिंदी। केवल खड़ी बोली, 18 बोलियों में से एक बोली को मतलब हिंदी मान लो। फिर लोगों ने कहा और ने कहा अगर खड़ी बोली नहीं मान रहे हैं तो फिर आप ये करो, केवल और केवल किसको? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती है? 5। इनको आप हिंदी कर लो अगर आपको लगता तो। फिर लोगों ने कहा कि तो मामला बहुत छोटा सा है, और बढ़ाओ, इससे कैसे पार पड़ेगी? तो फिर लोगों ने कहा कि फिर तो आपको अलग जाना पड़ेगा। कैसे? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से। किस दृष्टि से? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कितनी? 8। कितनी? 8 बोलियों का क्षेत्र हिंदी कहलाएगा। 8 बोलियों में कौन कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी। और कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3, पश्चिम हिंदी की 5। 8 बोलियों को क्या मान लो? हिंदी मान लो। फिर लोगों ने कहा यार इतने से कैसे पार पड़ेगी, और बढ़ाओ, हिंदी का मतलब तो और भी बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सुनना चाहते हो तो एक काम और कर लो रे यार, हिंदी का मतलब आप मान लो क्या? 18 बोलियों का समूह। किसका? 18 बोलियों का समूह। जो 18 बोलियां, देखो वैसे तो बोलियां 17 ही है, अभी आगे पढ़ेंगे 17 ही सर्वमान्य तौर पर तो, लेकिन भोलानाथ तिवारी नामक विद्वान ने कितनी मानी है? 18। कौन सी अलग मानी? चर्चा आगे करेंगे। तो इन्होंने कहा कि चलो 18 बोलियों का समूह मान लो। फिर लोगों ने कहा कि यह भी मामला थोड़ा सा
कमजोरी है, छोटा रह गया ना 18 बोलियां। और वैसे देखा जाए तो 18 बोलियां, 18 बोलियां, अभी बताऊंगा, अगला प्रश्न यहीं से आ रहा है। 18 बोलियां 42% भूभाग पर बोली जाती है। देश के 10 राज्य है ना, इन 10 राज्यों की बोलियां ही 18, कोई छोटी मोटी बोलियां नहीं है। समझ में आ रही है ना? उधर चले जाओ, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ढूंढाड़ी। कितना बड़ा क्षेत्र हो गया देश का। 42% भूभाग है, उसमें 18 बोलियां बोली जाती है। फिर भी लोग संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा और हिंदी का क्षेत्र क्या हो सकता है? तो अगले ने कह दिया कि अब नहीं पड़ेगी पार। आप सही मानो चाहे मत मानो, 18 बोलियों तो मान लो, प्लस ज्यादा ही मान रहे हो ना आप, ज्यादा ही मान रहे हो, तो 18 बोलियां प्लस क्या होनी चाहिए बताओ? उर्दू। अब उर्दू तो क्या होगी? 42% के अलावा भी तो हो गए ना, तो जो जो उर्दू बोलते हैं ना उसको भी आप किस में शामिल कर लो? हिंदी में शामिल कर लो। और लोगों ने पूछा और, बोले अब कौन पढ़े पार, इससे बड़ा क्षेत्र हिंदी का नहीं हो सकता। तो हिंदी के क्या क्या मत है देखो, इसमें से 3 प्रश्न इंपोर्टेंट निकल के आए। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी का क्षेत्र 8 बोलियों का है। सबसे बड़ा प्रश्न ये, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी का क्षेत्र, हिंदी का मतलब क्या है? तो हिंदी का मतलब 8 बोलियां, और संकुचित अर्थ में केवल खड़ी बोली। हम यही तो मानते, खड़ी बोली यानी शुद्ध हिंदी है। मैंने आपको अलग अलग एंगल से बता दिया कि हिंदी का अर्थ क्या क्या होगा, तो हिंदी का अलग अलग अर्थ माना गया है, जो आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसे नहीं आएगा कि संकुचित अर्थ में ये, अति संकुचित अर्थ में ये, व्यापक अर्थ में ये, व्यापकत्व अर्थ में ये ऐसे नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हिंदी का मतलब भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है? केवल 8 बोलियां। संकुचित अर्थ में हिंदी का मतलब खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ बोली। इसी प्रकार 18 बोलियां प्लस सबसे ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगी? उर्दू। तो व्यापकत्व अर्थ में ये हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये हिंदी का क्या अर्थ है? हिंदी का अर्थ, हिंदी का मतलब क्या है, अलग अलग मैंने आपको बतला दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो हिंदी का क्षेत्र। हिंदी का क्षेत्र, हिंदी का क्षेत्र क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। हिंदी का क्षेत्र, इसका उत्तर हो जाएगा एक ही लाइन में, हिंदी देश के 42% भूभाग की भाषा है। लिख लीजिएगा, हिंदी देश के 42% भूभाग की भाषा है। जो हिंदी है वह देश के 42% भूभाग की भाषा है। अब प्रश्न उठता है कि साहब फिर अंग्रेजी की भी बता दो, इतना ही नॉलेज रखते हैं तो। अंग्रेजी है ना, वो भारत की 1% लोगों की भाषा है, और ये हिंदी 42% भूभाग की भाषा है। ब्रैकेट में लिख लो, अंग्रेजी 1% लोगों की भाषा है। अंग्रेजी 1% लोगों की भाषा है। अंग्रेजी 1% लोगों की भाषा है। ठीक है, तो हिंदी 42% भूभाग की भाषा है। लिखो, ये 10 राज्यों की राजभाषा है। यह 10 राज्यों की राजभाषा है। जो हमारे 10 राज्य हैं, उन 10 राज्यों की राजभाषा भी कौन सी है? हिंदी है। 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। और आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब इसमें बताइए 10 राज्य कौन से? तो यहां से एक प्रश्न आता है, निम्न में से हिंदी भाषी राज्य नहीं है। तो अब आप इधर उधर बगले ताकते हैं कि यार हिंदी भाषा कौन सा राज्य नहीं है। फिर हम तुकबंदी पर चलते, तुक्का लगाते, पंजाब, यार पंजाब में तो हिंदी भी बोलते हैं लोग। आपके बोलने से नहीं होगा। गुजरात, फिर आप सोचते प्रधानमंत्री साहब गुजरात से हैं, हिंदी बोल रहे हैं, ये तो सही होगा। ऐसे नहीं होता, तुक्का है, इसको तुक्के बोलते हैं। तो ये 42% और 10 राज्यों की क्या राजभाषा। 10 राज्य कौन कौन से? जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं, 6 ऊ जा, जल्दबाजी नहीं है, 6 ऊ जा, बी मैं ऊ, दी रा है ई। ये 10 राज्य में लिख देता हूं एक बार।
छ ऊ जा, ऐसे खुले खुले लिखो लास्ट तक, छ ऊ जा कोमा बी मैं ऊ कोमा दी रा है ई, ऐसे याद करें, या फिर ऊपर से नीचे ले लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख लीजिएगा। छ ऊ जा बी मैं ऊ दी रा है ई, ये 10 ऐसे राज्य जिनकी राजभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, 6 से बनाइए छत्तीसगढ़, 6 से ये बना दिया छत्तीसगढ़। वैसे तो एक बात बता देना चाहूंगा, इसमें कोई छत्तीसगढ़ नहीं है। अगर आप जीके भी पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ का मतलब छत्तीसगढ़ नहीं, इसमें कहीं आपको लगे कि इसमें छत्तीसगढ़ों का समूह छत्तीसगढ़ बन गया, नहीं। और छत्तीसगढ़ी जो बोली बोल रहा हूं ना, ABC अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ के नाम से नहीं पढ़ी, यहां बहुत पहले की बात बता रहा हूं मैं, हिंदी के हिसाब से बता रहा हूं। यहां चेदी नाम के एक राजा थे। कौन से? चेदी, चेदी नाम के राजाओं का शासन रहा है, और इस वजह से इसको क्या कहा गया? चेदीगढ़। क्या? चेदीगढ़। वापिस बोल रहा हूं, यहां चेदी नाम के राजाओं का शासन रहा, इस वजह से क्षेत्र का नाम चेदीगढ़ पड़ गया, और चेतीगढ़ धीरे धीरे भाषाई परिष्कृत होते हुए छत्तीस बन गया। तो छत्तीसगढ़ इसमें नहीं है, बल्कि चेदी नाम के राजाओं की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? छत्तीसगढ़। चेदीगढ़, चेदीगढ़ से छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ उसे बनाओ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड, उत्तराखंड। जा से बनाइए झारखंड, जा से बनाइए झारखंड। बी से बनाइए बिहार, बी से क्या बनाएंगे? बिहार। मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश। ओ से बनाएंगे उत्तर प्रदेश, ओ से बनाएंगे उत्तर प्रदेश। दी से बनाएंगे दिल्ली, दी से दिल्ली। रा से क्या बनाएंगे? राजस्थान। है से क्या बनाएंगे? हरियाणा। ही से क्या बनाएंगे? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। संभालिएगा, टोटल कितने राज्य हैं? 10। अब इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश आपको ढूंढना है, राज्य आपको ढूंढना है, लेकिन चूंकि केंद्र शासित प्रदेश भी तो क्या है? राज्य ही तो है। तो ये 42% भूभाग कंट्रोल हो रहा आपका। एक बात और जोड़ता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा, आपको भी लगेगा, जितने भी 42% भूभाग का मतलब 10 राज्य, जो भी हिंदी भाषी प्रदेश आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सभी राज्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की गवर्नमेंट है या बीजेपी की गवर्नमेंट रही है। आप बता दो, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो राज है ना, वो हिंदी भाषी प्रदेशों पर है। हिंदी भाषी प्रदेश यानी हम लोग बीजेपी को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिएगा, छत्तीसगढ़ किसकी सरकार है? कौन सीएम? ठूंठू रघुवर दास। कौन है? उत्तराखंड में किसकी? बीजेपी की सरकार। कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जो चुनाव हार गए थे फिर भी उनको बना दिया। फिर झारखंड के शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन अभी चले गए दुनिया को छोड़कर। झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन यहां बीजेपी की सरकार रही है इससे पहले। फिर चले जाओ, बिहार में नीतीश बाबू बीजेपी से, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी बीजेपी प्रॉपर, उत्तर प्रदेश में
योगी साहब का नाम लेते खुश हो जाते हैं आप लोग, योगी साहब। और इधर दिल्ली, रेखा गुप्ता आपसे उम्र में छोटी है ना, इज्जत देना सीखो यार, श्रीमती रेखा गुप्ता जी। ऐसे राजस्थान, भजन लाल जी शर्मा, हरियाणा बोलो, नवाब सिंह सैनी, हिमाचल प्रदेश। कौन है हिमाचल में? कांग्रेस की है ना, इससे पहले बीजेपी थी, इस बीजेपी की नहीं थी क्या? अभी वो ने, वो क्या नाम है, सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो तो देख लो आप, सारे के सारे में बीजेपी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रही है। तो हिंदी भाषी पट्टी इसको पसंद करती है। तो चलिए, हिंदी का क्षेत्र क्या होगा? 42%, 10 राज्य, 10 के 10 आपको याद होने चाहिए, एक बार याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से। छ, उ, जा, बी, म, उ, दी, रा, है, ई। बोलो, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलो अब आ जाइएगा, हिंदी भाषा कहां से उत्पन्न हुई है। तो मोटा मोटा तो ये जो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मोटा मोटा से पार नहीं पड़ेगी, देखना आप समझने की कोशिश करिएगा। हमने टॉपिक लिखा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो सबसे पहले जो भाषा है ना, वो आई है, लिखना नहीं है आपको, संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। संस्कृत भी दो भागों में बट गई। मैं बताने जा रहा हूं हिंदी कहां से आई है। तो सबसे पहले जो भाषा है उसका नाम क्या पड़ा है? संस्कृत। संस्कृत, संस्कृत दो भागों में बट गई, एक का नाम क्या रखा गया? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जानते हो आप लोग? बोलिए, वैदिक संस्कृत जानते नहीं जानते हैं? जिसमें वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, अर्थात वेदों की संस्कृत जो हमने कभी नहीं पढ़ी। वैदिक जो छंद है, उष्णिक है, अनुष्टुप है, गायत्री है, पंक्ति है, जगती है, ये किसके छंद है? वेदों के, संस्कृत के नहीं, वेदों के। तो वैदिक संस्कृत जो हमने कभी भी नहीं पढ़ी, लेकिन हमें हिंदी को पढ़ने के लिए इसके पास जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सी आई? संस्कृत। संस्कृत में क्या? वैदिक संस्कृत। फिर दूसरा संस्कृत में क्या है? लौकिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? ये आ गई आपकी लौकिक संस्कृत, राइट। लौकिक संस्कृत, राम है रामो रामा, जब पढ़ते थे ना किताबें, वो राम है रामा रामा, ये लौकिक। लौकिक का मतलब लोक की, दुनिया की, संसार की, आम बोलचाल की जो भाषा है, जिसमें रामायण और महाभारत लिखे हैं। क्या लिखे? रामायण और महाभारत की जो भाषा है ना, वो यही है लौकिक संस्कृत। ज्ञान की बात बता रहा हूं। वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। और राम रामो रामा जो अपन पढ़ते थे, रामायण और महाभारत की भाषा कौन सी है? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद में जो भाषा है ना, उसका नाम पड़ा साथियों पाली। कौन सी भाषा? पाली। ऐसे देखते हैं आप, बड़ी मात्रा लगाते थे, जिला बन जाता। कौन सी भाषा? जानते हो पाली किसकी भाषा है? आप बताओ थानादार जी, पाली किसकी भाषा है? थानादार जी एक बार थोड़ा सा खड़े होकर बताओ, फिर भी तो ऐसे आइडिया बताओ, कोई बात नहीं, गलती होगी, एक बार वैसे बताओ पाली किसकी भाषा हो सकती है? ऐसे गलती बता दो आप तो, लेकिन बताना आपको ऐसे मोटा मोटा। किसकी? यस बैठो, महात्मा बुद्ध की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा। कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म की भाषा पाली है, राइट। और महात्मा बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए ना, पाली में दिए। पाली के बाद में जो भाषा है ना, वो प्राकृत है, लेकिन मैं इतना ही नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने कहा रुक जाइए आप। ये पाली के बाद में जो भाषा आई उसका नाम है प्राकृत। नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अब डिटेल से पढ़ेंगे हम।
प्राकृत के बाद में जो भाषा है ना उसका नाम क्या रखा? अपभ्रंश। क्या रखा है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद में जो भाषा आई है ना वो उसका नाम क्या है? क्या है? हिंदी एक भाषा है, इसकी 5 उपभाषाएं हैं, इसके 18 बोलियां हैं। हिंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए वैदिक संस्कृत पे वापस चलना पड़ेगा। लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ठीक है। आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब आपने वैदिक संस्कृत से स्टार्ट क्यों किया? क्या इससे पहले और भाषाएं नहीं थी, लेकिन आपका लेवल इतना नहीं है कि मैं वहां से समझा सकूं। फिर वो कठिन काव्य का प्रेत हो जाएंगे, आपके समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। और परीक्षा में यही आती है, इसलिए यहीं से शुरुआत अपने किया है। वहां भी चर्चा करूंगा, एक एक को लिखाऊंगा, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब आर्य भाषा है, इसलिए जोड़ रहा हूं मैं। आर्य भाषा कौन सी भाषा है? ये सब आर्य भाषा है, यहां से लेकर यहां तक की आर्य भाषा। पहले तो मैं समझा देता हूं आर्य भाषा का मतलब क्या है। ये आर्य भाषा है, हम जितने भी लोग हैं ना, हम सब भारतीय किसकी संतान है? आर्यों की संतान है। इसका मतलब जितने भी भारतीय वो आर्य की संतान है। आर्य भारत में कितनी बार आए? 4 बार। 4 दफे भारत में आए थे, लेकिन 3 दफे वो असफल रहे। अंततः वो सफल हुए कब? मैं बता देता हूं। तो ये सब आर्यों की भाषा है। तो जब जितने भी आर्य वो सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय किसकी संतान है? आर्यों की। तो आर्यों का आगमन जब से भारत में हुआ ना, तब से जो भाषा बोली गई उसका नाम था संस्कृत और वैदिक संस्कृत। तो अब आप ये देख लीजिएगा, ये जो वैदिक संस्कृत से लेकर हिंदी तक कौन सी भाषा? आर्य भाषा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत किन भाषाओं की जननी है? संस्कृत सभी आर्य भाषाओं की जननी है। आर्य यानी भारतीय भाषाओं की जननी है। जो भाषा भारतीय बोलते थे उन्हीं की जननी है। अंग्रेजी की नहीं है, रोमन की नहीं है, फ्रेंच की नहीं है। यह मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। और आप कई बार क्या करते हैं, संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, क्या अंग्रेजी की भी है? तो फिर आप कहेंगे साहब बेक हो जाते कि नहीं। तो आप ये बताओ ना, जितने भी आर्य हैं उन आर्यों की भाषा कौन सी है? संस्कृत जननी है। कितने साल पहले की है? तो अब समझा देता हूं। ईसा पूर्व 1500 से लेकर 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व तक की भाषा ये है। समझा देता हूं। 2025 ईस्वी है, ठीक है। यहां आ जाओ, 2025 ईस्वी है, ये अपने 0 लगा दिया। इसका मतलब ये ईस्वी है, 0 ईस्वी है। इससे पहले की जो भाषा है वो क्या है? ईसा पूर्व है, ठीक है। आज कौन सी ईस्वी चल रही है? 2025। क्या है मतलब? ये ईसा मसीह के जन्म को 2025 साल हो गए। ऐसा काम करो पूरी दुनिया आपको जाने। अरे समय इनके हिसाब से चल रहा है। लोग कहते हैं ना समय किसी के अनुसार नहीं चलता। मैं कह रहा हूं समय ईसा मसीह के अनुसार चल रहा है। ईसा मसीह बहुत बड़े मसीह हुए, उनके जन्म को 2025 साल हो गए, लेकिन उनसे पहले का समय कैसे आकलन किया जाता है? ईसा पूर्व। अब देखो, ये जो वैदिक संस्कृत है ना, जो ईसा से पहले की भाषा है, और कितने साल पहले की भाषा है? 1500 से लेकर इधर आएगी, फिर घटते घटते क्रम में इधर 1500, फिर धीरे धीरे 800 आ गई, फिर धीरे धीरे फिर प्लस में चालू होगी। इतना तो जानते हो ना। इधर ये फिर माइनस में चलेगी यहां तक। तो ईसा पूर्व 1500 से 800 साल तक ईसा पूर्व कौन सी भाषा रही है? वैदिक संस्कृत। कितने साल पुरानी वैदिक संस्कृत? जोड़ लो ना बाप। 2025 में 1500 जोड़ो, कितने साल? 3500 साल पुरानी भाषा है। कितने साल?
3500 साल पुरानी भाषा वैदिक संस्कृत, जिनमें क्या क्या लिखे गए? वेद, जिसमें पुराण, जिसमें उपनिषद, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ, ये संभालो जी, वेद पुराण उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ। तो अगर वैदिक संस्कृत कितने साल पहले की भाषा है? बोलो, 3500 साल पहले की भाषा है ना, तो बताओ वेद भी कितने साल पुराने? 3500 से पहले के हैं। लेकिन ये बात सही है, इसलिए जीके में हम पढ़ते हैं कि सबसे प्राचीनतम ज्ञात और उपलब्ध रचना वेद है। 3500 साल पहले वेद लिखे गए थे। पुराण कितने? 18 है। 18 पुराण कितने साल पहले लिखे गए थे? 3500 साल पहले। उपनिषद 108 कितने साल पहले? 3500 साल पहले। ब्राह्मण ग्रंथ जानते हो? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ब्राह्मण ग्रंथ, बहुत सारे ऐसे, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी कितने साल पहले लिखे गए? 3500। ठीक है। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का समय हम बात कर लेते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कहां से लेकर बताइएगा? ईसा पूर्व 800 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का समय, यहां तक 500 पहुंच गए। किसका होगा? लौकिक संस्कृत। कितने साल पुरानी? अरे भाई 2025 में 800 और जोड़ दो ना, लगभग 2800। कितने साल पहले? 2800 वर्ष पहले की भाषा कौन सी है? लौकिक संस्कृत, जिसमें क्या क्या लिखे गए? रामायण और महाभारत। क्या लिखे गए? रामायण और महाभारत। देख लो आप, ये रामायण और ये आपका महाभारत। रामायण और महाभारत आज से कितने साल पहले की बात है? 2800। वेद व्यास जी ने क्या लिखा? महाभारत। वाल्मीकि जी ने क्या लिखी है? रामायण। 2800 साल पहले की रचना जो लौकिक संस्कृत में लिखी गई है। इसी प्रकार पाली की अगर बात करेंगे तो 500 ईसा पूर्व, यही चल रहा है, से 1 ईस्वी, अब 1 में चाल हो गए यहां से, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक की भाषा कौन सी है? पाली। पाली किसकी भाषा? बौद्ध धर्म की भाषा है। किसकी? चर्चा करेंगे। पाली के बाद में कौन सी भाषा आएगी साथियों? पाली के बाद में जो भाषा आएगी उसका नाम है प्राकृत। और प्राकृत भाषा की अगर बात करेंगे तो 1 ईस्वी से लेकर कहां तक? 500 नहीं, 500 ईस्वी तक। तो बताओ आप, प्राकृत कितने साल पुरानी भाषा है? आज 2025 चल रही है ना, तो कितने साल? 2000, मोटा मोटा 2000 साल पुरानी। इसी प्रकार अपभ्रंश 500 से लेकर कितनी? 1000 ईस्वी का समय, तो कितने साल पहले? 1500 साल पहले की। अरे भाई 2000 में 500 निकालो, 1500 साल पहले की। और हिंदी, अब आ जाओ, 1000 ईस्वी से लेकर आज तक की जो भाषा है वो कौन सी है? कितने साल पुरानी? 1025 साल पुरानी भाषा हिंदी। प्रश्न उठता है कि इससे पहले हिंदी नहीं चलती थी क्या? 1000 साल से पहले नहीं चलती थी, इससे पहले ये चलती थी ना। अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, 1000 साल पहले की भाषा है। कौन सी संस्कृत? सबसे पहले क्या है? वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो हिंदी 1000 साल पुरानी भाषा है। और एग्जैक्टली पूछे तो लगभग 1025। प्रश्न उठ रहा है कि 1025 में 25 क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप 25 क्यों नहीं बोल रहे? अरे भाषा और नदी का प्रवाह एक जैसा है। ये देखो पेपर ही आया जो मैं पढ़ रहा था अभी, भाषा और नदी का प्रवाह एक जैसा है। कहां गए हो? 8 कोस पे बाणी बदले 3 कोस पे पानी, ये पेपर में आया था अभी। ये रहा प्रश्न, कहां गया? ये रहा 24वां प्रश्न। कोस कोस पर पानी बदले 10 कोस पर वाणी, कहावत अशुद्ध उच्चारण के किस प्रमुख कारण से संबंधित है? अशुद्ध उच्चारण है ये। हाँ, यही तो बोल रहा हूं। 8 कोस पे पानी बदले 3, 8 कोस पे वाणी बदले 3 कोस पे पानी, तो इसका मतलब 3 कोस का 9 किलोमीटर पे पानी बदल जाता है। समझ रहे? पानी में बदलाव आ जाता है। और 8 कोस पे वाणी बदले, 8 तिया 24 किलोमीटर पे वाणी बदल जाती है। ये बात सही है? सही है ये बात।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से मैं 24 किलोमीटर की दूरी नापूंगा और यहां बोलते राजस्थानी में काई कर रहा छो, और 24 किलोमीटर जाते एकदम बोलने लग जाए का कर रहे हो भैया। समझ में आ गए? तो ऐसा नहीं है, 24 की जगह 25 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं। इसलिए भाषा के लिए और नदी का जो प्रवाह होता है ना, पानी, वो एक साथ तो नदी रुकती नहीं, धीरे 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 बहती बहती रुकती है। इसलिए भाषा का प्रवाह और नदी का प्रवाह एक जैसा होता है। आगे बात समझ में? इसलिए लगभग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी आज से लगभग 1000 साल पुरानी भाषा है। फिर देखो, अब आप प्रश्न यहां से पूछा गया था, अभी जबरदस्त प्रश्न जो मैं आपको बता देता हूं। ये अपभ्रंश है ना, क्या ये अपभ्रंश के 7 रूप है। कितने रूप है? इसकी 7 ब्रांच है, शाखाएं हैं। उनमें से कौन सी शाखा से किसका आविर्भाव हुआ है, प्रश्न ये पूछा गया था इस बार, जो हम चर्चा करेंगे आगे, चिंता मत कीजिएगा। इसके 7 रूप है। हिंदी कौन से रूप से आई है? अरे भाई, इसके 7 बेटे हो गए अपभ्रंश के, उनमें से कौन से रूप से हिंदी आई है? अपभ्रंश के कौन से रूप से? सौरसेनी से। कौन से? सौरसेनी। इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। ये तो है मोटी मोटी बातें, लेकिन अब हमें जाना पड़ेगा कि साहब हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तो यहां से हो गया, लेकिन इनका विकास कहां से हुआ? किसका? वैदिक संस्कृत का, लौकिक संस्कृत का। हालांकि वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस की बात है। क्यों? क्योंकि हम तो भारतीय हैं और भारत की भाषाओं की बात करेंगे। प्रश्न भी यहीं से आता है, लेकिन थोड़ा सा हम गहराई में चल लेते हैं। फिर यहीं से चालू करूंगा, लिखिएगा। अब लिखो, इंटरनेशनल बात कर रहा हूं मैं, छोटी बात नहीं करता और नहीं करना चाहिए। विश्व की बात कर लेते हैं। लिखो, विश्व में कुल 3000 भाषाएं हैं। विश्व में कुल 3000 भाषाएं हैं। तीन 3000 भाषाएं। विश्व में कुल 3000 भाषाएं हैं। राइट? कितनी भाषा है? अब 3000 में से हम हमारी भाषा की तरफ चल रहे हैं। कौन सी भाषा की तरफ? हिंदी की तरफ। अब वैसे तो हम हिंदी की तरफ चल चुके थे वैदिक संस्कृत से, लेकिन अब कहां कहां से घूम के हिंदी आएगी? और अब प्रश्न उठता है कि विश्व की 3000 भाषाओं में हमारी पोजीशन कौन सी? किसके हिसाब से? बोलने वालों की दृष्टि से। कितने लोग इसको लाइक करते हैं? तो नंबर 1 पे अंग्रेजी। कल नहीं पढ़ा था क्या? पूरा का पूरा पेपर नहीं आया था क्या? लेकिन आप क्यों पढ़ेंगे? 14 तारीख को नहीं आया था क्या पूरा का पूरा पेपर? दैनिक भास्कर में पूरा का पूरा 14 सितंबर को यही बातें बताई गई थी इसमें। ये मैं बता देता हूं क्योंकि मैंने खुद अब अपने को किससे मतलब है? अपने को एक ही चीज से मतलब है, और वो क्या है? हिंदी नहीं, अच्छी चीजों से मतलब है। ये देखो मैंने ले रखा है इसको, ये आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा यही है। ये रहा, ये देखो 11 सवालों में हिंदी की 1300 साल की यात्रा 14 सितंबर का है। इसको आप देखेंगे ना, ये देखो सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती है और कहाँ कहाँ से बोली जाती है, कौन कौन सी भाषाएं जो इससे ऊपर है बोलने में। तो आप ये देखो, विश्व में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। दुनिया की 3 शीर्ष भाषाएं हैं। कितनी भाषाओं में से? 3000 में से। नंबर 1 पे कौन सी? अंग्रेजी। 152 करोड़ लोग बोलते हैं। कितना? 52 करोड़ अंग्रेजी बोलते हैं। नंबर 2 पर ये मैड्रिन भाषा जो चीन की है, समझ में आ गई, 118 करोड़। और हिंदी 61 करोड़। कितनी? 61 करोड़। ये कल के डाटा है, कल ही के लेटेस्ट। समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद मैड्रिन और मैड्रिन के बाद हिंदी। कितनी भाषाओं में से? कितनी भाषाओं में से? मैं वहां की बात कर रहा हूं, अभी देश दुनिया में घुमा रहा हूं, फिर लेके आऊंगा आपको कहां? हिंदी पर। तो विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोलो?
अगर हम इनकी एक्चुअल बात करें, अनुमान लगाए विद्वानों ने, लेकिन अगर एक्चुअल बात करें तो 3000 भाषाएं जो आगे लिख सकते हैं, अनुमानतः लिख लीजिएगा आगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, अनुमानतः इतनी भाषाएं हैं। और अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो ये इनकी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या 2796, लगभग 2800, लगभग 2800। कितनी भाषाएं? लगभग मोटा मोटा आइडिया हम 3000 मान के चलते हैं। 3000 में से एक्चुअल अगर भाषा की बात करें तो 1796, राइट। हम आप ही चाहूंगा 2796, 200 के आसपास का गैप है, लगभग में यही चलता है। तो क्यों ना अपने एक बात यहीं लिख लें, वो आगे भी लिखाएंगे। ये जो 3000 भाषाएं, 2800 भाषाएं, इसमें अपन लिख सकते हैं नंबर 1 सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं, 3 ही लिखा देता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये भी लिख लो साथ के साथ। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं, अंग्रेजी नंबर 1, अंग्रेजी जो अपने बात कर लिए, लगभग मोटा मोटा तौर पर बता दिया, अंग्रेजी 152 करोड़। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साहब हमारे भारत की आबादी 140 करोड़ है, हम पीछे कैसे रह गए? अरे भाई सारे तोड़े बोलते हैं, सारे तोड़े बोलते हैं, सारे अंग्रेजी तोड़े बोलते हैं, सारे हिंदी तोड़े बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज भी तो बोलते हैं। वो हिंदी में नहीं, हिंदी में तो कौन सी काउंट होगी बताओ, क्या काउंट होगी हिंदी में? अरे ठूठी हो क्या, कितनी जोर जोर से बता दिया। हिंदी में तो 18 बोलियां आएगी, 18 बोलियों के अलावा और जो बोलते 42% भूभागी तो आएगा। और 42 में भी आजकल थोड़े बहुत नेते टाइप के हो गए, अपने बच्चों को तो अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, वो तो हिंदी बोलते नहीं। 42 में से भी माइनस होता जा रहा है। और कौन से बोलते हैं? अब बताओ, तेलुगु हिंदी में आती नहीं, तमिल हिंदी में कैसे आएगी, कन्नड़ कैसे आएगी, मलयालम कैसे आएगी, बोडो कैसे आएगी, संताली कैसे आएगी, डोगरी कैसे आएगी, सिंधी कैसे आएगी? ये भी तो बहुत भाषाएं हैं, ये तो आएगी नहीं। तो बताओ हिंदी, अगर हिंदी पूरे भारत में भी बोलने लग जाए ना तो हम 1 नंबर पे आ जाए, 140 करोड़ हो जाइए और 10-5 करोड़ इधर से खींच लें अपन बोट। फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस, ये हिंदी भाषी कुछ देश है, नेपाल वगैरह से भी खींच रहे हैं बोर्ड, लेकिन यहां खुद की स्थिति ठीक नहीं है। तो अंग्रेजी लिख लो आगे देश लगाकर 152 करोड़, 152, 152 करोड़। नंबर 2 पे दूसरी जो भाषा है वो चीन की भाषा, जिसका नाम मैंने अभी बताया था आपको, मैड्रिन। मैड्रिन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, मैडरीन, 118 करोड़, 118 करोड़, मैड्रिन 118 करोड़। ठीक है। और तीसरे नंबर पे अपन चलते हिंदी। हिंदी 61 करोड़। ये मैंने बिल्कुल अखबार में से कटिंग ली, मैं उसी के आधार पर बात करने जा रहा हूं। ठीक है। अब देखो आप, अगर भारत प्रश्न उठता है कि साहब भारत में तो हिंदी सबसे ज्यादा हो गई, कितनी? नंबर 2 पे क्या बोली जाती है भारत में? बंगाली। बंगाली जिसकी संख्या 900, लगभग 10 करोड़। सारे बंगाल है ना, बंगाल प्रदेश के, पश्चिम बंगाल, सारे बंगाली बोलते हैं। अपने तो यहां तोइन होती है, अगर हम राजस्थानी में बोल लेते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, कहीं जैसे मीटिंग में जाते तो अंग्रेजी बोलना पड़ता है, लेकिन वहां कोई दिक्कत नहीं। वहां बड़े से बड़े जो राजा महाराजा, मंत्री, मुख्यमंत्री, सब कुछ क्या बोलते हैं? बांग्ली बोलते हैं, बंगाली।
इसके बाद नंबर 2 पे मराठी है, नंबर 3 पे तेलुगु है। ये अखबार के डाटे जो मैं आपको बता रहा हूं। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? हिंदी। चलो इस पर नहीं चर्चा करेंगे, इस कार्यक्रम को तो मैं यहीं बंद करता हूं, ठीक है। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं होगी? 3000। वास्तविक संख्या 2796, लगभग 2800, राइट। और नंबर 1, 2, नंबर 3 भी हमने लेटेस्ट बता दिया है, यह भी 2-4 दिन पहले की बात है। अब आ जाओ, अभी हम हिंदी के पास चलेंगे कि हिंदी कहां से आई है। तो ये जितने भी भाषाएं है ना, जितने भी भाषाएं, लगभग 3000 भाषाएं, इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। लिखो, इन भाषाओं को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। एक तो आकृति मूलक, पहला है आकृति मूलक भाषा। आकृति मूलक भाषा, आकृति मूलक भाषा, ठीक है। आकृति मूलक भाषा, इसको भी 2 भागों में बांट दिया। जैसे मैं लिखता रहा हूं वैसे ही लिखिए। आकृति मूलक को भी 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 अयोगात्मक, 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 और दूसरी है योगात्मक। अयोगात्मक भाषा और दूसरी है आपकी योगात्मक भाषा। अयोगात्मक और योगात्मक। आप चाहो तो लिख लो अयोगात्मक में कौन कौन सी है। अयोगात्मक के नीचे लिख लीजिएगा चीनी, चीनी, सूडानी, अफ्रीका की भाषा सूडानी, हाँ सूडानी, सूडानी, मलय भाषा, मलय, 3000 भाषाओं में एक भाषा मलय भाषा भी है, इत्यादि, ये इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाइए नंबर 2, कौन सी? योगात्मक भाषा। लिखो, इसके अंतर्गत, योगात्मक की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से संस्कृत, हिंदी, जैसी महत्वपूर्ण भाषाएं आती है, जैसी महत्वपूर्ण भाषाएं आती है। ठीक है, पहली कौन सी भाषा हो गई बताओ? बस यही जाना आपको, और काम की भी नहीं है। आकृति मूलक। अगर इसमें पूछा जाए कि योगात्मक भाषाएं कौन सी है, संस्कृत और हिंदी योगात्मक है, ठीक है। पहला नाम तो ये हो गया, 2 भागों में बांटा गया, आकृति मूलक, और दूसरा है पारिवारिक भाषा। पहला आकृति मूलक है, दूसरा लिखो इसमें पारिवारिक भाषा, पारिवारिक भाषा, पारिवारिक भाषा। लिखो, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत ऐतिहासिक, इसके अंतर्गत ऐतिहासिक, कोमा वंशानुक्रम, ऐतिहासिक कोमा वंशानुक्रम, कोमा कुलात्मक, कुल यानी वंश, कुलात्मक, कुलात्मक, से संबंधित भाषा परिवार आते हैं।
जैसे भाषा परिवार आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि साहब ये तो समझ में आ गया कि सारे के सारे भाषा परिवार इसमें आते हैं, जो परंपरागत होते हैं, ऐतिहासिक होते हैं, वंशात्मक होते हैं और कुलात्मक होते हैं। लेकिन एक बात बताओ मुझे, पारिवारिक भाषा परिवारों की संख्या कितनी होगी? तो लिखो, इनकी संख्या, इसी में चलने दो, पारिवारिक भाषा की इनकी संख्या निश्चित नहीं है, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। पारिवारिक भाषा परिवारों की संख्या निश्चित नहीं है। लेकिन एक बात बता देता हूं मैं, निश्चित परिवार नहीं है, लेकिन फ्रेडरिक मूलक, बहुत बड़े विद्वान हुए, फ्रेडरिक मूलक ये पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन फ्रेडरिक मूलक ने 100 भाषा परिवार माने हैं। 100 भाषा परिवार माने हैं। 100। धीरेन्द्र वर्मा ने 12 भाषा परिवार माने हैं। धीरेन्द्र वर्मा तो भारतीय ही है, इन्होंने 12 भाषा परिवार माने हैं। 12 भाषा परिवार। भाषा परिवार। देवेंद्र नाथ शर्मा ये भी भारतीय है। देवेंद्र नाथ शर्मा ने 18 भाषा परिवार माने हैं। 18 भाषा परिवार माने हैं। ठीक है, 18 भाषा परिवार माने हैं। भोलानाथ तिवारी ने, आगे लिखो, भोलानाथ तिवारी ने इनकी संख्या 13 मानी है। इनकी संख्या 13 मानी है। इनकी संख्या 13 मानी है। तो एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन हम यूं कह सकते हैं मोटा मोटा 12-13 भाषा के परिवार है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? पहला आकृति मूलक भाषा, विश्व में 3000 भाषाएं हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया, आकृति मूलक और दूसरी पारिवारिक भाषा। पारिवारिक भाषा जो परिवार है ना, बिल्कुल ये जो पारिवारिक भाषा है, इसके टोटल कितने परिवार है? 13 परिवार। किसने माने? हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, जिनका नाम क्या है? भोलानाथ तिवारी ने कहा कि 13 भाषा परिवार। यहां से भी प्रश्न आ चुका जो मैं बता रहा हूं। 13 भाषा परिवार में सबसे बड़ा भाषा का परिवार कौन सा है? तो परीक्षा में आपने पढ़ा होगा बारोपीय भाषाओं का परिवार। तो एक का नाम तो क्या रखा बताओ? बारोपीय भाषा परिवार। लिखो नंबर 1। मैं 13 का नाम नहीं लिखाऊंगा, मुख्य रूप से 4 का नाम लिखाऊंगा। लिखो नंबर 1, बारोपीय भाषा परिवार। बारोपीय भाषा परिवार। बारोपीय भाषा परिवार कहां? 73%। 73%। जो टोटल कितने भाषा परिवार है? 100। अपन ने 100 माना था ना फ्रेडरिक मूलक ने, उनमें से आप बताओ 73% पर तो भारत और यूरोप। नाम क्या है? बारोपीय। भारत और यूरोप में जितनी भी भाषा है ना, वो 73% भूभाग की भाषा ही है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर द्रविड़ भाषा परिवार। दूसरे पे कौन सा है? द्रविड़ भाषा परिवार। नंबर 2 पे द्रविड़ भाषा परिवार, जो 25% है। 25% द्रविड़ भाषा परिवार। कितना हो गया टोटल?
जोड़ लो, बिल्कुल। ऑस्ट्रो एशियाई, इसमें ऑस्ट्रेलिया और एशियाई दोनों बन गए। नंबर 3 लिखो ऑस्ट्रो एशियाई। इसका जो ड्यूरेशन है, इसका जो फैलाव है वो लिख लो 1.3%, 1.3% भूभाग पर, 1.3% भूभाग। और यहां हम बात करते हैं चीनी भाषा परिवार, चौथे नंबर पर। चीनी भाषा परिवार ये 0.07%। टोटल कितना परसेंट हो गया? 100 हो गया। कोई बच्चा खुचा है ना, रह गया ना, वो शेष कितने हो गए? 13 आप मान रहे, तो कोई 1%, 0.1%, मतलब नाम मात्र के पे, लेकिन मुख्य रूप से कितने भाषा परिवार है? 4 परिवार, जिसमें सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? बारोपी। कितने प्रतिशत में बोला जाता है? 73। नीचे लिख लो, इन 4 के अतिरिक्त विद्वानों ने अलग अलग भाषा परिवारों की कल्पना की है। विद्वानों ने अलग अलग भाषा परिवारों की कल्पना की है। ठीक है, अब हमें हमारे हिंदी का मतलब यहीं से है। कहां से? बारोपीय। बारोपीय सबसे बड़ा ना, कितने प्रतिशत? 73%। तो अब आ जाओ वापिस, बारोपीय भाषा परिवार, जैसे मैं लिख रहा हूं 73% भूभाग, 73% भूभाग पर। ये जो बारोपीय भाषा परिवार है जो 73% पर, इसे 2 भागों में बांटा गया। इसकी 2 शाखाएं हो गई, एक का नाम सतम है, दूसरे का नाम केंतुम है। एक का नाम क्या है? सतम, लिख लीजिएगा। बारोपीय भाषा परिवार की 2 शाखाएं हो गई, एक का नाम सतम है और दूसरे का नाम केंतुम है। सतम और दूसरे का नाम केंतुम है। सतम और केंतुम, ओके। सतम जो भाषा परिवार है, इसमें टोटल लिख लो, सतम भाषा परिवार में 4 शाखाएं आती है और इधर आपकी 6 शाखाएं हैं। सतम में 4 है, केंतुम में आपकी कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, इनमें से सतम की बात करेंगे। सतम में से एक और शाखा, जो 4 शाखाएं हैं उनमें से एक का नाम है भारत ईरानी। लिख लीजिएगा, भारत ईरानी शाखा। भारत ईरानी शाखा जो भारत ईरानी शाखा है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। एक का नाम दरद है। भारत ईरानी को 3 भागों में बांटा गया है। एक का नाम दरद है, दरद के बाद में नंबर 2 का नाम ईरानी है। पहला दरद है, दूसरे का नाम ईरानी है और ईरानी के बाद में दरद, ईरानी और आर्य भाषा। दरद, ईरानी और आर्य भाषा। कुछ मिला शांति? हम आर्य भाषा पर पहुंच गए हैं।
और दरद ईरानी और आर्य भाषा और वेलकम 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 और वेलकम इन आर्य भाषा। ये आर्य भाषा होगी। कौन सी भाषा? ये आर्य भाषा तक पहुंचे। आर्य भाषाओं में पहले क्या आएगी? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और समझ में आ गए? तो आर्य भाषाओं के नीचे लिखिएगा आप इनको, आर्य भाषाओं के नीचे ऐसे लिख लो ना। चलो जैसे लिखो वैसे लिखो, वैसे मैं ऐसे बताने जा रहा था। सुनो, ये दो देखना, पहले समझना, ये दो प्राचीन आर्य भाषा कह सकते हैं, इन तीन को मध्यकालीन आर्य भाषा कहेंगे और हिंदी आधुनिक आर्य भाषा। तो आप चाहो तो जो आर्य भाषा लिखा ना उसको तीन भागों में बांट लो। आर्य भाषा को तीन में, एक का नाम लिख लो प्राचीन आर्य भाषा, एक का नाम मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, और एक का नाम आधुनिक आर्य भाषा। मध्यकालीन और एक का नाम है आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। कितनी भाषाएं हो गई? तीन। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है। अब आप प्राचीन में ये मत लिखना इधर का, ये मैं फिर पढ़ाऊंगा, 2-3 बार आएगा, इसलिए ज्यादा लोड मत लो अभी, इनको भूल जाओ कुछ समय के लिए, बस यही लिख लो। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। यस, लिख लिया? अरे भाई ये तो हो गई प्राचीन, ये हो गई मध्यकालीन, और ये कौन सी हो गई? हिंदी आधुनिक। तो आपसे पूछा जाए हिंदी क्या है? आधुनिक आर्य भाषा है। ये बीच वाली मध्यकालीन आर्यों की भाषा है। और प्राचीन आर्यों की भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लिख लिया? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। अब हम यहां से चर्चा करते आएंगे। कहां से? वैदिक संस्कृत में क्या क्या लिखा गया है, इसमें कितने स्वर थे, कितने व्यंजन थे, फिर लौकिक संस्कृत पे, फिर पाली पे, फिर प्राकृत पे, फिर अपभ्रंश पे, फिर अपभ्रंश के कितने रूप है, 7 कौन कौन से, फिर इसके बाद हिंदी कहां से निकली, फिर हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है, फिर उसकी 17-18 बोलियां कौन कौन सी है। तो इसका मतलब एक बार थोड़ा सा में बेक में जाना पड़ेगा। और बेक में क्यों जा रहे हो आप? देखो, अब आप अपने बात की है यहां से विश्व की। विश्व में कितनी भाषाएं हैं? टोटल संख्या 2796। ये वास्तविक है, यही पढ़ा हमने। इन भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया? 2 में। एक तो आकृति मूलक और एक कौन सी? पारिवारिक भाषा। ठीक है। आकृति मूलक में 2 भागों में, उस पर नहीं जाना है। पारिवारिक भाषा में टोटल परिवारों की संख्या कितनी है? किसी ने 100 मानी है, किसी ने 12, किसी ने 13, किसी ने 18। लेकिन भाषा 12 पे पारिवारिक भाषा में से कितने परिवार इंपॉर्टेंट है? मुख्य रूप से 4 में से भी अपने काम का कौन सा है? 12 भाषा परिवार तो है, लेकिन कौन सा? 12 भाषा परिवार। तो भारत और यूरोप का जो भाषा परिवार है उसको 12 का है। कितने प्रतिशत पर? 73% पर यह बोला जाता है, राइट। 12 भाषा परिवार की कितनी शाखाएं होगी? 2। एक का नाम सतम और एक का नाम कैंतुम, राइट। इस सतम की कितनी शाखाएं हो गई? 4 और कैंतुम की 6। हमारे काम की सतम ही है। सतम की कितनी फिर ब्रांच हो गई? 3। कितनी हो गई?
एक होगी दर्द, यही बोल रहा हूं, फिर दूसरा और तीसरी आर्य भाषा, राइट। आर्य भाषाओं को कितने भागों में? 3 में, एक प्राचीन, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक, राइट। प्राचीन के अंतर्गत आपकी 2 आएगी, कौन सी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत इसमें आ गई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इसमें आ गई और आपकी हिंदी इसमें आ गई। ये तो रामायण है। अपने यहां से चालू किए, छोटा मोटा ऊपर माला मामला भी आप देख ले। 3000 आकृति मूलक, पारिवारिक, परिवार में सबसे बड़ा भारोपीय, भारोपीय की 2 शाखा, सतम और केंतुम, सतम की 3 शाखाएं, दर्द, ईरानी, आर्य, और आर्य आते भारतीय आ जाएगी। समझ में आ गई? तो ये तो कोई न भी याद करे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन चूंकि हिंदी के विद्यार्थी जीरो से पढ़े समझे तो थोड़ा ठीक लगेगा। ये अपने क्षेत्र की नहीं है, ये परीक्षा में नहीं आती। हाँ, भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। हम सौभाग्यशाली है कि हिंदी है ना वहां से निकली है, जो विश्व का सबसे बड़ा भाषा का क्या है? परिवार है, जिसका नाम क्या है? भारोपीय भाषा परिवार, जिसकी 2 शाखाएं होगी, सतम और सतम शाखा के कितने भेद हो गए? 3 में से एक का नाम क्या? आर्य भाषा, और आर्य भाषाओं से क्या निकली है? हिंदी। क्या निकली है? इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? इससे पहले अपन ने पढ़ा है आज हिंदी और हिंदी। कौन सा रूप शुद्ध है बता दिया गया आपको। दोनों ही रूप शुद्ध है, पहले शुद्ध होंगे क्योंकि 1935 में श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया था कि हिंदी में जितने भी पंचम वर्ण उनको हटाओ और उनके स्थान पर किसका प्रयोग करो? अनुस्वार। ओके, इसके बाद में अपन ने बात की हिंदी का विकास। हिंदी का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले एक शब्द आया सिंधु, फिर आपका आ गया हिंदू, फिर आपका हिंद, और हिंद से क्या बन गया बताओ? हिंदी बन गया, राइट। ये विकास है। फिर अपन ने बात की है इसका हिंदी का अर्थ। हिंदी का अर्थ क्या होगा? तो वही अलग अलग बातें, संकुचित अर्थ में खड़ी बोली, केवल पश्चिमी हिंदी, भाषा विज्ञान की दृष्टि से 8 बोलियां, व्यापक दृष्टि से 18 बोलियां, फिर उर्दू को भी शामिल कर लिया, वो सारा का सारा क्षेत्र। इसके बाद में हिंदी का क्षेत्र हमने पढ़ा है 42% भूभाग, 10 इसमें राज्य। कौन कौन से राज्य हम चर्चा कर चुके हैं। फिर हमने पढ़ा विश्व में भाषा परिवार कौन कौन से। आज इन 4-5 टॉपिक पे हमने चर्चा की है। जिस प्रकार ये पढ़ाया जा रहा है इससे भी गजब तरीके से आपको काव्य शास्त्र, लिटरेचर सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। लेकिन ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं 5-6 दिन ये किस में चलेंगे? सभी में। पीएसआई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता, सब में कॉमन है। डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। जैसे ही पूरा हो जाएगा 1 लाइनर कोई भी प्रश्न बनते हैं मैं साथ का साथ लास्ट में लिखा दूंगा, ताकि इधर उधर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। कोशिश करो ऐसे आप पढ़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। कल आर्य भाषा से चालू करेंगे। कहां से? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से। थैंक यू।